गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं आप लोग को शिक्षक सहायक शिक्षा का जो साइंस का सिलेबस है उसी सिलेबस को आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला आप लोग का जो टॉपिक है वो सजीव है। सजीव मीन्स होता है आपका लिविंग। सजीव मीन्स क्या होता है भाई? आपका लिविंग। तो लिविंग जनरली क्या होता है पहले समझिएगा। जिस जीव पे क्या होता है मेटाबोलाइज्म की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? मेटाबोलाइज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचय। मतलब जिस जीव पे कौन सा क्रिया होगी? मेटाबोलाइज्म की क्रिया होगी, वही जीव क्या कहलाएगा? हमारा लिविंग कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है जो मेटाबोलाइज्म होता है वो दो क्रिया होती है। मेटाबोलाइज्म कितनी क्रिया होती है? दो क्रिया। पहला होता है आपका एनाबोलिज्म और दूसरा होता है आपका कैटाबोलिज्म। इन दोनों क्रिया को हम एक साथ मेटाबोलाइज्म कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेटाबोलाइज्म में क्या कौन सी क्रिया होती है? पहला होगा आपका एनाबोलिज्म, दूसरा क्या होगा आपका कैटाबोलिज्म। मतलब अपचय और उपचय। क्लियर हुआ? दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? उपापचय। अब देखिएगा जो लिविंग सेल है उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होगा मेटाबॉलिज्म। अब कहता है कि मेटाबोलाइज्म की क्रिया लिविंग सेल पे कौन सा सेल ऑर्गन पे होता है, मतलब कौन से कोशिका अंग में होता है। तो आपके पास देखिएगा दो प्रकार की लिविंग सेल होती है। पहला होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल होगा और दूसरा क्या होता है आपका यूकैरियोटिक होगा। क्योंकि यही दो कोशिकाओं में क्या होगा? उपापचय की क्रिया होगी। तो पहला कौन सा कोशिका होगा? प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा होगा? यूकैरियोटिक। क्लियर हुआ? तो जो एक कोश की होगा मतलब जो प्रोकैरियोटिक होगा वो एक ही सेल पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक ही सेल पे। इस कारण उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और बहुत सारे कोशिकाओं की जो समूह होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कहेंगे। क्लियर होने तक के? तो अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें सेल ऑर्गन क्या रहेगा? एब्सेंट। जबकि यूकैरियोटिक होगा तो इसमें सेल ऑर्गन क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट। मींस कोशिका अंग इसमें क्या रहेगा आपका? अनुपस्थित। और इसमें कोशिका अंग क्या रहेगा आपका? उपस्थित। बट प्रोकैरियोटिक है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा आपका? अब्सेंट रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा आपका? अब्सेंट। जबकि यूकैरियोटिक में क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन देखिएगा, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट और प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा? एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पर प्रोकैरियोटिक सेल पे मीजोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीजोसोम। या इसी को कहते हैं अपन प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिकीय झिल्ली। क्लियर हुआ? तो कोशिकीय झिल्ली में कौन सी क्रिया होगी? उपापचय। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी? उपापचय। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा, एक कोशिकीय जीव मतलब प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा? एब्सेंट। जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो भाई मेटाबोलाइज्म में तो होगा ही। तो मेटाबोलाइज्म की क्रिया जो प्रोकैरियोटिक सेल में किसमें होगा? तो उसी को हम क्या कह देते हैं? क्लियर हुआ यहां तक के? दूसरा कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? तो उपापचय कौन सा सेल ऑर्गन पे होगा? क्लियर हुआ यहां तक के? तो उपापचय दो क्रिया होगी। पहला क्या बताया आप लोग को? एनाबोलिज्म और दूसरा क्या बताया आप लोग को? कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में मतलब कहता है कि छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है। मतलब छोटे छोटे अणु मिलकर एक लार्ज अणु का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तब इसे हम क्या कहेंगे? एनाबोलिज्म। क्लियर हुआ? मतलब छोटे छोटे जब अणु मिला तो कौन सा अणु बनाया? बड़ा अणु। तो वो क्रिया क्या कहलाएगा? एनाबोलिज्म। और यहाँ पास जो बड़ा अणु होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में या ऑक्सीजन की अब्सेंट में, ये दोनों क्रिया में जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा ये टूटेगा और टूटने के पश्चात छोटे छोटे अणु का क्या करेगा? वो निर्माण करेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो या अब्सेंट में, दोनों क्रिया में क्या होगा? वो कैटाबोलिज्म होगा।
क्लियर हुआ? मतलब मेटाबोलाइज्म में कितना क्रिया हुआ? दो। पहला एनाबोलिज्म, दूसरा कैटाबोलिज्म। छोटे छोटे मिल के अणु, क्या अणु बनाया? बड़ा अणु, तो उसे क्या कहेंगे? एनाबोलिज्म। और जो बड़ा अणु होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में एब्सेंट में छोटे छोटे अणु में टूटेगा तो क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म। इन दोनों क्रिया को हम एक साथ क्या कहेंगे? मेटाबोलिज्म। अब देखिएगा, लिखिए यहां तक की। आ तो है ना समझ आप लोग को यार? इधर देखिए, अब कौन किससे रिलेटेड होता है? पहले आपके दिमाग में आया, क्या आया भाई? एनाबोलिज्म। जो एनाबोलिज्म होगा ये किससे रिलेटेड है? अगर पूछा आपसे कि एनाबोलिज्म किससे रिलेटेड होगा, ठीक, तो एनाबोलिज्म किससे रिलेटेड रहता है आपका? फोटोसिंथेसिस से। किससे रिलेटेड रहेगा भाई? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। कैसे होता है देखिएगा। इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले मेटाबोलाइज्म में बताया, अगर आपसे पूछेगा लिविंग सेल का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, लिविंग सेल का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, चार ऑप्शनल दिया हुआ है। जैसे आपसे पूछा है कि लिविंग सेल पे रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, पहला। दूसरा ग्रोथ होता है, ठीक। तीसरा A+B होता है, और चौथा लिखा, क्या लिखा आपको? मेटाबोलिज्म। तो आंसर सिर्फ आपको क्या लेना है? मेटाबोलिज्म। ये लिविंग सेल का स्पेशल कैरेक्टर है। नॉन लिविंग पे भी हो रहा है रेस्पिरेशन, नॉन लिविंग पे भी ग्रोथ होगा। भाई पहाड़ है तो पहाड़ नॉन लिविंग है, लेकिन उसमें मालिक्यूल आके जुड़ते चले जाते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा। तो हम वृद्धि को नहीं बोल सकते कि वो लिविंग सेल है। क्लियर हुआ? हम सिर्फ एक ही को बेस मानते हैं। वो कौन सा बेस है? तो आपका मेटाबोलिज्म। क्लियर हुआ? कभी भी हम वृद्धि को नहीं मानते, ना कभी भी रेस्पिरेशन को मानते, सिर्फ हम किसको मानते हैं? लिविंग सेल का मेटाबोलाइज्म। जिस सेल पे उपापचय की क्रिया होगी वही सेल क्या होगा? आपका लिविंग सेल होगा। क्लियर हुआ तक? मतलब हम उसी कोशिका को जीवित कोशिका मानते हैं जिस कोशिका में उपापचय की क्रिया होती है। क्लियर हुआ यहां तक के? अब कहता है, ये देखिएगा, ये जो मेटाबोलाइज्म होगा वो दो क्रिया बता दिया। पहला क्या बताया आपको? एनाबोलिज्म। सेकंड क्या बताया? कैटाबोलिज्म। तो पहला देखिएगा एनाबोलिज्म। अगर आपसे पूछा कि एनाबोलिज्म किससे संबंधित होता, तो किससे संबंधित होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण। आपको बताया था एनाबोलिज्म में कि छोटे छोटे अणु मिलकर, ये देखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? ये जल है। इन दोनों के कौन सा अणु हुआ? छोटा छोटा अणु। छोटे छोटे अणु मिल से किसका निर्माण किया? आपका बड़ा अणु का निर्माण किया। क्लियर हुआ? और किसका बाहर निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन को क्या कर दिया? वो बाहर निकाला। क्लियर हुआ? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, यही बात भी सुन लीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली वह क्रिया है जो पौधों में उपस्थित क्या है? क्लोरोफिल। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जैव रासायनिक क्रिया करके, कौन सी क्रिया करके? जैव रासायनिक क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस क्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में
ऑक्सीजन और जल क्या निकलता है, बाहर निकलता। अब क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है, जैव रासायनिक। क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है पौधों में, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधों से कौन सा उत्पाद बाहर निकलता, क्लियर हुआ है तक, आ गया समझ। सर इसमें कितनी ऊर्जा निकलती होगी सर? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान फोटोसिंथेसिस जब लाइट रेशन होता है तो 3 एटीपी का निर्माण होता है और 2 NADPH2 का निर्माण होता है पूरे लाइट रिएक्शन के दौरान, क्योंकि इसमें दोनों क्रिया चलती है लाइट रिएक्शन पे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। क्लियर हुआ, आगे मैं बताऊंगा। टोटल लाइट रिएक्शन के दौरान कितना एटीपी का निर्माण होगा, 3 एटीपी का और टोटल NADPH2 का। ठीक, इधर समझ लीजिएगा कैसे बनता है। ये डायरेक्ट निर्माण हुआ एटीपी का, ये इनडायरेक्ट है। ये क्या है, इनडायरेक्ट। जैसे 2 NADPH2 है, मतलब जल का क्या हो रहा, हाइड्रोलिसिस हुआ। ये इनडायरेक्ट बना, तो आपको पता होना चाहिए 1 NADPH2 बराबर कितना एटीपी होता है आपका, 3 एटीपी होता है। कितना एटीपी होता है, 3 एटीपी। तो वहां पास कितना है, 2 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 एटीपी। ये 6 एटीपी क्या होगा, इनडायरेक्ट बनता है। कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट। और ये क्या बनता है आपका, डायरेक्ट। वो लाइट रिएक्शन में पढ़ाऊंगा मैं जब आपके सिलेबस में होगा। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र सर, क्या रासायनिक सूत्र क्लोरोफिल? देखिएगा, क्लोरोफिल अलग अलग होता है। जैसे कि क्लोरोफिल ए है तो इसका फार्मूला होता है कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, ठीक, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1। ये क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी का होता है आपका कार्बन 55, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1। तो मतलब क्लोरोफिल भी अलग अलग होता है। जैसे क्लोरोफिल ए रहेगा, क्लोरोफिल बी रहेगा, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, अलग अलग रहेगा। बट एक चीज याद रखना, जिसके साथ क्लोरोफिल ए है उसके साथ क्लोरोफिल बी होगा। क्लियर हुआ, जिसके साथ क्लोरोफिल ए है उसके साथ क्लोरोफिल सी होगा, जिसके साथ क्लोरोफिल ए है उसके साथ क्लोरोफिल क्या होगा, डी होगा, जिसके साथ क्लोरोफिल है उसके साथ क्लोरोफिल ई होगा। मतलब कॉमन है सभी में किसका होना, ए। क्यों कॉमन है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सा तत्व के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो एक ही शब्द है, वो है आपका मैग्नीशियम। क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो वो कौन सा तत्व होगा भाई, आपका मैग्नीशियम। क्लियर हुआ यहाँ तक के, डाउट कहीं पास? आपके में फार्मूला नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक, आ गया समझ यहाँ तक के? वो मतलब जब आगे पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से पढ़ा दूंगा और मैं आपको, ठीक। तो इधर देखिए, पहला क्या बताया मैं आप लोग को, एनाबॉलिज्म, मतलब छोटे छोटे अणु मिलके क्या बनाया आपका, बड़ा अणु का निर्माण करता है, तब इसे हम क्या बोला, एनाबॉलिज्म। ये किससे रिलेटेड है, तो फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कैटाबॉलिज्म। सेकंड क्या कहता है, कैटाबॉलिज्म, मतलब जो बड़ा अणु, कौन सा अणु कहता है, बड़ा अणु, ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है तो छोटे छोटे अणु का क्या करेगा, निर्माण। मतलब इस क्रिया के दौरान क्या बनाएगा, जल, और दूसरा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कितना एटीपी बनेगा, 38 एटीपी। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे, ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितना एटीपी का निर्माण होगा, 38 एटीपी। ध्यान समझिएगा, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक अणु वाला है, 6 कार्बन वाला है। ऑक्सीजन उपस्थित हुआ कितना एटीपी का निर्माण होगा, 38 एटीपी का। क्लियर हुआ तक के? दूसरा कहता है, तो इसको हम कह देते हैं, इसी को ऑक्सीश्वसन बोल देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रहा है, तो ठीक। दूसरा क्या कहेंगे इसको, अनऑक्सीश्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन की किसमें हो रहा है, एब्सेंट में। इधर देखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, एब्सेंट हुआ, तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटेगा, क्या बनाएगा, एथिल अल्कोहल, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कितना एटीपी बनेगा, 2 एटीपी। क्वेश्चन पूछा कि ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीजन की एब्सेंट में कितने एटीपी का निर्माण करेगा, 2 एटीपी। क्लियर हुआ है तक के?
आ गया समझ? Yes, sir. कोई डाउट कहीं पास? सर जैसे इसमें एनर्जी निकल रही है तो सर इसमें अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अगर बोलेगा कौन सी है तो कैसे बताएंगे? इधर देखिए, पहले समझ लीजिएगा। जिसमें एनर्जी बाहर निकल रहा है वो हमेशा क्या होता है? एक्सो होता है। जिसमें एनर्जी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया वो हमेशा एंडो होगा। और प्लस माइनस में जैसे सर जिसका डेल्टा अगर वैल्यू प्लस आ रहा है मतलब वो एक्सोथर्मिक है। भाई देखो, प्रकृति का नियम है, जो हमेशा प्लस आएगा वो हमेशा बाहर निकलता है। एक्सोथर्मिक हाँ, वो बाहर एक्सोथर्मिक ठीक है होगा, सर। और जो अंदर आता है वो हमेशा माइनस माइनस में जाता है। ठीक है। क्लियर हुआ? वो बहुत हाई थे क्वेश्चन। नहीं केमिस्ट्री से थोड़ा सा जोड़ रहा था सर। क्लियर हुआ? जी सर। इधर देखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, इससे बेसिक बेसिक बनेगा। मैं बेसिक ही टाइप का ही पढ़ाऊंगा, Yes, sir. ठीक है? वो हाई नहीं जाएंगे अभी, समझ गए ना? क्योंकि कुछ बच्चे बायो वाले हैं तो समझिएगा। सर, हम इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा क्या एटीपी से रिलेटेड? बता दूंगा मैं। क्लियर हुआ? ये कैटाबॉलिक मान गया समझ? Yes, sir. Yes, कोई डाउट कहीं पास? No, sir. बस याद रखना कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से कितना एटीपी बनेगा? तो 38 एटीपी। अगर पूछा कार्बोहाइड्रेट के मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंट में कितना एटीपी बनेगा? तो 2 एटीपी। आ गया समझ यहाँ तक? Yes, sir. ये दोनों क्रिया क्या कहलाएगा? आपका मेटाबॉलिज्म। आ गया समझ यहाँ तक? अब ये तो हो गया लिविंग सेल का स्पेशल कैरेक्टर, और इसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ एक शब्द है मेटाबॉलिज्म, Yes, sir. ठीक है? इधर देखिए, अब आगे देखते हैं भाई इसका। मतलब सर ये पूरा प्लांट ऑर्गेनिज्म में ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। अब ये एनिमल में करता है, बता रहे हैं एनिमल का भी। अच्छा। देखिएगा, ये अभी तक के हम क्या पढ़ दिए? प्लांट का पढ़ दिए, Yes. मतलब मेटाबॉलिज्म हुआ। Yes. फिर अब दूसरा हम किसमें देखते हैं? एनिमल का। एनिमल में भी क्या उनसे क्रिया होती है? मेटाबॉलिज्म। सर किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं ना, तो समझाने के बाद थोड़ा सा लिखवाते हैं, ऐसा नहीं तो लिख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं तो ना थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अभी तो सिर्फ एक ही टॉपिक में बताया हूँ कि सजीव का पहला लक्षण उपापचय। हाँ सर, उसी को बोल रहे हैं सर, थोड़ा बताया? दिखा दीजिए सर। जैसे इधर चलिए लिख लीजिए भाई, मतलब लिविंग मतलब पहला क्या बताया? सजीव। सजीव का पहला लक्षण क्या बताया मैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय। क्लियर हुआ? आगे समय उपापचय का 2 बताया। पहला क्या बताया? उपचय, और अगला क्या बताया? अपचय। दोनों मिलके क्या बनाएगा? उपापचय। दूसरा इस क्रिया में क्या होता है आपका? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी 2 होगा, श्वसन। पहला होगा आपका एरोबिक, दूसरा क्या होगा आपका? एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीश्वसन, और दूसरा क्या होगा आपका? अनऑक्सीश्वसन। मतलब एक ऑक्सीजन की प्रेजेंट में और दूसरा ऑक्सीजन की एब्सेंट में। क्लियर हुआ तक? देखिए मैं बोला हूं कि हम रेस्पिरेशन को नहीं लेते हैं। ठीक, तीसरा जो और लिविंग का है वो कौन सा होता है आपका? ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि। तो हम लिविंग को, वृद्धि को कभी नहीं मानते कि भाई जो भी सेल पे अगर लिविंग है उसमें वृद्धि होगा, ऐसा नहीं होता। नॉन लिविंग में भी वृद्धि होता है। क्लियर हुआ? कैसे वृद्धि होता है इधर समझिएगा पहले यार, ठीक है भाई? मान लीजिएगा ये एनिमल है, तो इसके बॉडी पे पूरा मेटाबॉलिज्म की क्रिया हो रहा है, तब इसका साइज क्या हो रहा है आपका? बड़ा हो रहा है। उसी प्रकार से एक पत्थर है, क्या है? एक पत्थर है और जल में डूबा हुआ है, तो जल में सभी प्रकार के मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? घुलनशील है। अब घुलनशील होने के कारण धीरे धीरे उसकी दीवार पे क्या होगा? चिपकेगा, और चिपके के बाद उसके बाहर पे क्या होगा? आकार में वृद्धि होगा। तो प्रकृति का नियम है कि जो भी लिविंग सेल होगा, कौन सेल होगा? लिविंग सेल, इसका जो वृद्धि होगा मतलब ग्रोथ होगा, हमेशा इनर टू क्या होगा? आउटर होता। लिविंग सेल का हमेशा कहाँ होगा? अंदर से बाहर की ओर। क्लियर हुआ? अगर वो चट्टान है, पहाड़ी इलाका है या पत्थर है, तो उसका वृद्धि कैसा होगा? आउटर से कहाँ होगा? इनर की तरफ। क्लियर हुआ है तक? क्या आ गया समझ? यहाँ तक के आ नहीं आ रहा? मतलब पहला बताया उपापचय, दूसरा क्या बताया? रेस्पिरेशन, तीसरा क्या बताया? वृद्धि। तो हम इन दोनों को बेस नहीं मानते हैं, है, लेकिन अगर ये ऑप्शनल दिया है तो इसी को लगाना। आया समझ है?
तीसरा का चौथा कहता है इसमें क्या होता है, लोकोमोशन होगा। क्या होगा भाई, लोकोमोशन। तो जो भी लिविंग सेल होता है उन सब में क्या होगा, लोकोमोशन होगा। एक जगह दूसरे जगह पे क्या होगा, गति करेगा। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछा कि प्लांट लिविंग सेल है तो पौधा गति करता है क्या, करता है, गति कर मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, देखिए कैसे मूवमेंट किया, इधर से पड़ा क्या, लाइट, क्लियर हुआ, नहीं है समझ। पराग कण एक जगह से निकल के हवा में तैर के दूसरे जगह गया, मूवमेंट किया। पौधा का पत्ती लाइट है, तैसे है, लाइट चला गया तो मूवमेंट किया। मतलब लिविंग सेल पे क्या हो रहा है, गति भी हो रहा। क्लियर हुआ यार, नहीं है समझ। फिर अगला कहता है आपका पांचवा, इसमें रिप्रोडक्शन की भी क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी भाई, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होगा, आपका प्रजनन होगा। क्लियर हुआ। तो भाई प्रजनन आपको पता है कि प्रकृति को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाएगा, वो प्रजनन। भाई हर कोई बोल देगा कि हम शादी नहीं करेंगे तो पृथ्वी में कोई मनुष्य नहीं रहेगा, पूरे मनुष्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस कारण प्रकृति में अपने ही समाज बनाए रखने के लिए, मतलब अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए प्रजनन का होना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर हुआ। तो प्रजनन हो गया, तो प्रजनन अलग अलग प्रकार का होगा। क्लियर है। तो सबको पता है, पहला वर्धी प्रजनन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ। सर इसको बताइए ना, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल। पहला वर्धी प्रजनन। वर्धी मतलब पौधा के पुष्प भाग को छोड़ के पौधे के कोई भी भाग से नए अंग का निर्माण होगा, वो कौन सा होगा, वर्धीय प्रजनन। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है सर। क्लियर हुआ। सेकंड क्या कहलाता है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब पौधे का कोई भी एक स्पोर निकल के दूसरे जगह चला गया, अंकुरण करेगा तो उसे क्या कहेंगे, एसेक्सुअल। तीसरा क्या होगा, सेक्सुअल, लैंगिक, जहां दो गैमेट की क्या होती है, आवश्यकता। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन की वो स्पेशल कैरेक्टर। क्लियर हुआ है। यस सर। फिर कोई भी लिविंग सेल होगा तो उसमें एंजिंग आता है। एंजिंग मतलब समझते हो, बुढ़ापा। मतलब जो भी लिविंग सेल होगा उसमें क्या होगा, एंजिंग। एंजिंग मीन्स क्या होगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा मतलब देखिएगा कोई भी कोशिका धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद वो सेल क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा और धीरे से वो बुढ़ापा में आ जाएगा। क्लियर है। जैसे अभी देखिएगा, अभी जैसे अच्छे खासे दिख रहे हो, 20 साल के बाद देखना पूरे सेल क्या हो जाएगा, डेथ होने लगेगा। मतलब हमारा सेल क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और फिर हम कहाँ चले जाएंगे, एंजिंग, बुढ़ापा में आ जाएंगे। तो प्रकृति का हर एक सेल, जैसे कि मनुष्य का जो त्वचा होता है उसकी लाइफ साइकिल होती है 24 आवर्स, 24 घंटे का होता है। ये जो दिख रहा है ना सुंदर त्वचा, इसका सिर्फ लाइफ साइकिल 24 घंटे के। 24 घंटे में त्वचा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ है तक के, आगे समझ। 24 आवर्स तक के रहता है, उसके बाद ये त्वचा फिर क्या हो जाता है, रिजर्वेशन हो जाता है तुरंत। मतलब डेथ होगा नए बनेगा, डेथ होगा नए बनेगा। क्लियर हुआ है तक के, कोई डाउट कहीं पास। तो एंजिंग समझ गया, कोई भी सेल क्या होगा, ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, वो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आने के पश्चात उस सेल पे क्या होगा, आपका डेथ होगा। डेथ मतलब क्या होगा, आपका मृत्यु होगा। तो कोई भी सेल में बुढ़ापा आएगा तभी वो सेल पे क्या होगा, आपका भाई डेथ होगा, मृत्यु होगा। सर सेल लिविंग है कि नॉन लिविंग है सर? देखिएगा ये सेल हमेशा क्या होता है, लिविंग होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। ये सजीव स्पेशल लक्षण हुआ, क्लियर हुआ, इतना लिख लिए। लेकिन इसका स्पेशल आंसर सिर्फ एक ही शब्द होगा, वो शब्द क्या बताया मैं आप लोग को। अगर पूछा आपसे एक कोश की जीवों में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है, तो प्लाज्मा में। अगर पूछा मनुष्य में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है, अगर स्टमक देगा, मासा देगा तो मत लिखना, सिर्फ एक ही शब्द है, वो है तो माइटोकॉन्ड्रिया। पेड़ पौधे में पूछा मेटाबॉलिज्म क्रिया कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस। पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, केवल बैक्टीरिया को छोड़ के, बैक्टीरिया में हमेशा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी दुनिया के सब चीज में कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आया समझ, नहीं आया। जैसे पौधा है वैसे सेम मनुष्य है, कोई डिफरेंट नहीं। आया समझ। भाई पौधे में भी आजकल क्या होने लगा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मनुष्यों में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में भी।
क्लियर? कवक और शैवाल में सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका बना है सर। मीजोजोम बोलते हैं यूकेरियोटिक में, मतलब प्रोकैरियोटिक में। हाँ, इधर देखिए क्या चीज बोले, कवक और शैवाल में देखिएगा कवक और शैवाल। शैवाल मतलब पौधा हो गया, ठीक, तो पौधा में तो सेल आर्गन रहेगा ही। क्लियर हुआ? कवक मतलब फंजाई है, वो पैरासाइट है, ठीक, मतलब होस्ट सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन करेगा वो। नहीं आया समझ? आ गया। क्लियर हुआ मैं? तक थैंक यू। चलिए अगला देखते हैं अब इसका। अब देखिएगा कौन इनऑर्गेनिक है, कौन ऑर्गेनिक है, कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, उसका गठन देखिएगा। अब सेल बना होगा, लिविंग बना होगा, तो उसका निर्माण कैसे हुआ होगा देखिएगा। आ रहे हैं या समझ आप लोग को? अरे सर स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है। इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा यहाँ। सबसे पहले अभी तक के कोई नहीं बता पाता कि जीवों का वृद्धि कैसे हुआ, ठीक। तो सबसे पहले पृथ्वी में कोई भी चीज आया होगा तो पहले कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आया होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या कहता है? अकार्बनिक तत्व आया होगा। अकार्बनिक में पहला आया होगा आपका एटम्स। क्या आया आपका? एटम्स। एटम्स मिलके क्या बना आपका? मॉलिक्यूल्स बना। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना आपका? कंपाउंड बना। ये तीनों कौन सा कंपाउंड है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हुआ? जब तीनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया तब कहीं जाके किसका निर्माण किया? सेल का निर्माण किया। और सेल है तो भोज्य पदार्थ बनेगा, और जहां भोज्य पदार्थ बनेगा मतलब ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब समझ आ गया? तो एक बार और बताइए, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे जंप मारते हैं? छोटे छोटे अणु है, एटम्स है, बहुत सारे एटम मिला होगा, क्या बना होगा? मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना होगा, क्या बना होगा? कंपाउंड। और कंपाउंड बन गया तो क्या बनेगा? सेल बना। कैसे बना सेल? क्योंकि आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब कौन सा तत्व है? इनऑर्गेनिक। और सब मिल गया तो क्या बनाया आपका? कार्बोहाइड्रेट। आ गया समझ? कार्बोहाइड्रेट। बना। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ बना? तो वो सेल क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हुआ यार? नहीं है समझ? इधर ध्यान से समझिएगा। पहले क्या था? एटम, अणु, मॉलिक्यूल्स, क्या बना आपका? कॉम्प्लेक्स। तीनों कौन सा तत्व हुआ? इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक से अब क्या बना? कार्बनिक तत्व। मतलब पहला पृथ्वी पे आपका आ गया जीव के रूप में, लिविंग के रूप में सेल आया, मतलब कोशिका आया। तो जब कोशिका आया तो यहाँ पास कोशिका क्या होगा? एक कोशिकीय होगा, एक ही कोशिका आया होगा। जैसे सबको पता होगा कि अमीबा का तो नाम हर कोई जानता है। अमीबा जानते कि नहीं जानते हो? तो अमीबा क्या हुआ? एक कोशिकीय जीव। क्लियर हुआ तक? उसके बाद आप सुने होंगे शैवाल। क्या सुने होंगे? शैवाल। उसकी भी कुछ जाति क्या होती है? एक कोशिकीय होती है। क्लियर हो? जैसे ये देखिएगा, ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये क्लोरेला है। क्लियर हुआ? मतलब ये सब क्या है? एक कोशिकीय, हैप्लाइड। जैसे परागकण, ये भी क्या हुआ? हैप्लाइड। क्या है ये? हैप्लाइड। ओवम, ये भी क्या है? हैप्लाइड। शुक्राणु, ये भी क्या है? एक ही कोशिका में अपना जीवन यापन कंप्लीट कर लिया। के कारण क्या कहते हैं इसको? क्लियर हुआ? मतलब इसकी संरचनात्मक, इसकी क्रियात्मक दोनों की इकाई होगा, वो क्या कहलाएगा? कोशिका। मतलब कोशिका की क्या होगी? एक संरचना होती है, उसकी कार्य करने की क्या होगी? एक तरीका। इन दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब जिसका लाइफ साइकिल एक ही सेल पे अगर कंप्लीट हो गया तो वो सेल क्या कहलाएगा? क्लियर हुआ? जैसे कि कौन सा है आपका? शैवाल का उदाहरण में कौन आपका? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा क्या है? क्लोरेला। शुक्राणु, अंडाणु, स्पर्म, ये सब क्या है? अक्रिय। आ गया समझ यहाँ तक के?
सभी में एक न्यूक्लियस रहता है कॉमन। सभी में सिंगल न्यूक्लियस। क्लियर हुआ यहाँ तक के? आ गया समझ यहाँ तक के? अब देखिएगा इससे क्वेश्चन क्या बनता है। अब आप देखिएगा एक कोशिकी की बात हो रहा है तो पूछेगा कि ऐसा कौन सा जीव है जो पूरा जीव नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी में सब जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे तो एकलौता ऐसा कौन सा जीव बचेगा। तो एकलौता पृथ्वी में जो बचने वाला जीव है तो वो कौन है आपका? क्लोरेला। आया समझ? सब नष्ट हो जाएंगे लेकिन क्लोरेला नष्ट नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि ये नॉन मोटाइल होता है और ये समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है और बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है। इस कारण आज भी जब स्पेस में जाते हैं, ठीक, तो इसी प्लांट्स को लेके जाते हैं, वो है आपका क्लोरेला। क्लियर हुआ? आ गया समझ? जब चंद्रमा पे जाएंगे तो कौन से पौधे को लेके जाएगा पूछेगा तो याद रखना क्लोरेला। उसमें से क्या रहता है? क्लियर हुआ? क्योंकि ये ऑक्सीजन भी अधिक उत्पन्न करती है, प्रोटीन भी अधिक मात्रा में रहता है। क्लियर हुआ? आगे समझ गया? पक्का? आगे बढ़े अब। मतलब एटम बना, फिर एटम के बाद क्या बना? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद क्या बना? कंपाउंड, कंपाउंड के बाद क्या बना? सेल। आपके में है सेल, टेंशन मत लो, आगे बढ़ाएंगे। अब सेल के बाद क्या होता है इधर देखिए। अब बहुत सारे जब सेल मिला, बहुत सारे क्या बना है भी आपका? सेल मिला, तो सेल से क्या बना होगा? और बताइए। टिश्यू सर, टिश्यू। इधर देखिएगा, बहुत सारे जब सेल मिला तो सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू बनेगा, मतलब उत्तक। ठीक, तो इधर देखिएगा आपके में सेल है ना, कोशिका? टिश्यू है सर। हाँ है, तो फिर आगे डीप में पढ़ाएंगे, पहले सीक्वेंस पढ़ा देते हैं। टिश्यू हुआ, टिश्यू के बाद क्या बनेगा आपका? आर्गन्स बनेगा। क्या बनेगा? आर्गन्स। फिर आर्गन के बाद क्या बना होगा आपका? आर्गन सिस्टम। फिर आर्गन सिस्टम के बाद क्या बना होगा? बॉडी। फिर बॉडी के बाद क्या बना होगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद क्या बना होगा आपका? कम्युनिटी। सॉरी, कम्युनिटी नहीं, इंडिविजुअल के बाद बनता है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद बनता है आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद बनता है आपका इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद बनता है आपका बायोस्फीयर। अब समझिएगा इसको, ठीक, इधर ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक के ये तीनों क्या था आपका? अकार्बनिक तत्व था। अब इधर आगे क्या हो गया जीवों की उत्पत्ति में? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिएगा सेल समझ आ गया, ठीक। अब ये मैं बताऊंगा आप लोग को, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होगा। अगर सेल है आपके सिलेबस में तो है ना सेल, तो जैसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है माइक्रोप्लाज्मा बताऊंगा, नहीं आया समझ आ। लार्जेस्ट सेल कौन होता है? नर्व सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सब बताऊंगा मैं आपको, सेल पढ़ाऊंगा तब। उसी प्रकार से बहुत सारे सेल मिलके क्या बना? टिश्यू। तो बहुत सारे जब टिश्यू बना तो हमारे शरीर का कौन सा टिश्यू है जो सबसे बड़ा होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं संयोजी ऊतक, जैसे ब्लड, ठीक, वो पढ़ाऊंगा मैं, टिश्यू पढ़ाऊंगा तो। उसके बाद क्या है आपका? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन बन के क्या बना होगा? ऑर्गन सिस्टम। जैसे पूछा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, जिसको बोलते हैं जिगर का टुकड़ा। क्लियर हुआ है? आगे समझ आ सके। फिर ऑर्गन, फिर अंग से में क्या बना होगा आपका? ऑर्गन सिस्टम। जैसे बोलते हैं मनुष्य में कितने ऑर्गन सिस्टम है? कितने ऑर्गन सिस्टम है मनुष्य में? 5। पहला पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा उत्सर्जन तंत्र, चौथा प्रजनन और पांचवा परिवहन। यही जो 5 होता है जो हमारे बॉडी पे। क्लियर हुआ यार? तो ये क्या होता है भाई? ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो फिर मम्मी के पेट में आपका क्या बना? बॉडी बना। क्लियर हुआ? फिर उस बॉडी से हम फैक्ट्री बन के प्रोडक्ट रूप में क्या निकल गए? बाहर निकल गए। क्लियर हुआ? जब बाहर निकले तो कैसा निकले? अकेला निकले, मतलब इंडिविजुअल हो गए। हुए कि नहीं हुए? अब इंडिविजुअल हो गया, लड़का 17-18 साल का हो गया तो उसका देख के क्या कर देंगे? शादी कर देंगे।
जब शादी कर दिए तो क्या बढ़ेगा? पॉपुलेशन। एक से कितना हो गया? दो। दो से कितना हो गया? चार। और सबको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ने का मुख्य कारण था पहले, क्या कारण था? मनोरंजन के साधन में क्या था? पहले कमी था, इस कारण जनसंख्या बढ़ गया था। अब आजकल तो मनोरंजन का साधन ज्यादा हो गया है, ठीक इस कारण हम दो हमारे एक ही बोल रहे हैं क्योंकि टाइम है ही नहीं है। क्लियर हुआ? इस कारण अभी जनसंख्या क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? फिर पॉपुलेशन बढ़ गया तो बोलेगा उसका छोटा बड़ा फैमिली है तो वो क्या कहलाएगा? उसकी कम्युनिटी, छोटे छोटे कम्युनिटी बनेगी। क्लियर हुआ? कम्युनिटी बन गया तो उसका क्या बनेगा? एक इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र बनेगा। तो इसमें भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई छोटा रहेगा और कोई क्या रहेगा? आपका बड़ा रहेगा। और अंत में एक पूरा गांव का निर्माण कर दिए तो वो कहलाता है बायोस्फीयर। क्लियर हुआ? आएगा समझ? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, अरेंजमेंट। सर बायोम में आया था क्या? उसी को बोलते हैं बायोम, बोलते हैं पूरे जय मंडल्स बोलते हैं। हाँ, जय मंडल मतलब बायोस्फीयर है, बायोम्स। क्लियर हुआ? यहाँ से 100% आता ही है क्वेश्चन। क्लियर? मैं टेट में पढ़ाया भी था इसको। क्लियर हुआ? आ गया समझ? यहाँ तक नहीं आया? आगे बढ़े सर। अब जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको थोड़ा हिंदी में लिखना सर, कहना पड़ जाता है सर, मतलब उसके। हाँ ठीक है, ठीक। अब पक्का हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक? क्लियर हुआ? दोनों लिखने के टाइम हिंदी में। हाँ, क्लियर हुआ? ये हो गया, किसका हो गया? सजीव के लक्षण। अब कहता है जलीय एवं स्थलीय। अब क्या कहता है भाई? सजीव का वर्गीकरण करते हैं, ठीक? देखिएगा, ये बेसिक चीज है, ये सबको याद रखना ही पड़ेगा आप लोग को यार। और आप लोग को आ रहा है जी ऑनलाइन वाले? हाँ ठीक है, हिंदी में पढ़ा रहे हैं। कोई समस्या नहीं है सर। हाँ ठीक है। बढ़िया है सर, जैसे पहले चल रहा था ना क्लास 5 से वैसे चल रहा है। हाँ ठीक है। उसी व्यवस्था। इधर देखिए, ध्यान सुनिएगा। अब देखते हैं अपन, क्या देखते हैं भाई? सजीव का वर्गीकरण। अब भाई कोई भी जीवों का जो वर्गीकरण करते हैं तो देखिएगा उसके किसके बेसिक पे आधार पर करते हैं, ठीक? देखिएगा सजीव का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। तो देखिएगा जो वर्गीकरण होता है, ठीक, वो हमेशा सबसे पहले आप लोग को सबको पता है एक दो ही को जाता है, 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह जो पढ़ते होंगे उसमें से पहला जो 2 जगह जाता है वो कैरोलस लिनियस हो जाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला कौन सा होता है? 2 जगत, इसी को कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे? 2 जगत। और 2 जगत को जो देने का श्रेय जाता है वो कैरोलस लिनियस हो जाता है। किसको जाता है भी? आपका कैरोलस लिनियस को। कितने जगत को दिया था? 2 जगत को। क्लियर हुआ? पहला जो जगत होगा वो होगा आपका, पहला पादप जगत आया और दूसरा कौन आया? आपका जंतु जगत। पहले तो खाने का सामान आया होगा, नहीं आया समझ? तभी तो पेड़ पौधा पहले आया होगा, उसके बाद ही तो जीव जंतु आया होगा। तो अगर आपसे पूछा 2 जगत, मतलब 2 जगत को किसने दिया था? आपका कैरोलस लिनियस। क्लियर हुआ? पहला कौन सा जगत था? पादप जगत। दूसरा क्या था? आपका जंतु जगत। क्लियर हुआ? तो पहले मैं एक बेसिक चीज लिख रहा हूं, उसके बेस पे आप लोग समझिएगा। देखिएगा आपके पुस्तक में दिया है आर.एच. विटकर का क्लासिफिकेशन को मेन पूछा है। किसका पूछा है? आर.एच. विटकर का।
क्लियर हुआ? तो इधर पहले देखिएगा उसको, अभी लिखिएगा मत, मैं आप लोग को समझाने के लिए दिखा रहा हूं ना यहाँ। ये देखिएगा RH विटकर, इसका 5 किंगडम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 5 किंगडम के अंतर्गत आता है। पहला होता है आपका, क्या होगा आपका? मोनेरा। दूसरा होगा आपका प्रोटिस्टा। तीसरा क्या होगा आपका? फंजाई। चौथा क्या था आपका? प्लांटी। और पांचवा क्या था आपका? एनिलिया। तो पहले समझिएगा, इधर देखिएगा, पहले सिर्फ कितना जगह था? 2 जगह। पहले केवल 2 जगह था। पहले क्या था आपका? पादप, और दूसरा क्या था? जंतु जगत। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन पूछा तो पहले समझिएगा, पादप जगत के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, इन चारों आता था। क्लियर हुआ? किसके आधार पर? क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? अगर पूछा आपसे कि पादप जगत के अंतर्गत कौन कौन आता, 5 ऑप्शनल दिया होगा, नहीं आया समझ? मतलब 4 ऑप्शनल दिया होगा, इसके जगह पूछ देगा ABC, नहीं आया समझ? तो ये चारों किसके अंतर्गत आएगा आपका? पादप जगत। केवल एनिमल किसके अंतर्गत आया? जंतु। क्लियर हुआ? पूछा बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता था? कवक किसमें आता था? सवाल किसमें आता था? घोंघा किसमें आता था? जंतु जगत। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? जितना नाम बताया वो सब किसका है? जंतु को छोड़ के, घोंघा को। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? आ गया ना? मतलब बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर, माया, समझ? प्रोटिस्टा में ये सब पूछा तो सब किसमें था? आया किसके आधार पर? आ गया समझ? तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो, कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। लिखिएगा, कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। आप लोग में डीप पढ़ेंगे ना? नहीं है समझ? ये लॉलीपॉप है। क्लियर हुआ यार? आ गया समझ यहाँ तक के? मतलब किसने दिया था? कैरोलस लिनियस 2 जगत को, और किसको दिया था? तो आपका बायनॉमेनक्लेचर। बायनॉमेनक्लेचर मतलब होता है द्विनाम पद्धति। क्या नाम पद्धति? द्विनाम पद्धति। तो समझ लीजिएगा, द्विनाम पद्धति में पहला नाम हमेशा किसका रहेगा? वंश का, और दूसरा नाम किसका रहता है? जाति का। क्लियर हुआ? मतलब पहला क्या होगा आपका? जेनेटिकली, और दूसरा क्या होगा आपका? स्पीसीज होगा। क्लियर हुआ? लेकिन हम पूछते हैं जैसे कि पहला नाम आप किसका लिखते हैं? पहले जीनस का लिखते हैं कि स्पीसीज का? अपना नाम किससे पूछेंगे? तो क्या हो, स्पीसीज लिखते हो कि जीनस पहले लिखते हो? इधर देखिएगा, पहले हम लोग अभी लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? स्पीसीज लिखते हैं, फिर बाद में जीनस लिखते हैं। क्लियर हुआ? हम आगे समझ आ? जैसे कि कोई भी 2 नाम, कोई भी एक पौधा का नाम बोलिए ना, 2। कोई भी, अभी इतना सब्जी खा रहे हैं, देखिए मटर। देखिए इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो पाइसम सटाइवा। देखिए पाइसम और क्या है? सटाइवा। पाइसम क्या होगा आपका? वंश, और सटाइवा क्या होगा? उसकी जाति। क्लियर हुआ यहाँ तक के? आ गया समझ? नहीं आया? तो पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति, इस कारण उसको क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। क्लियर हुआ? और होता है त्रिनाम पद्धति भी होता है। क्लियर हुआ तक? तो 2 जगत हो गया। याद करना पड़ेगा सर सभी। कुछ याद नहीं करना है। 2 जगत किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस। पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति। हर चीज इटैलिक लिखाएगा, हर चीज तिरछा राइटिंग में लिखाएगा, पहला वर्ड्स को छोड़कर। आया समझ? जैसे ये बस कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर रहेगा। नहीं आया समझ? और हमेशा इटैलिक मतलब तिरछा लिखाएगा, और इसका भी पहला लेटर क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा, लार्ज नहीं रहेगा, लेकिन तिरछा रहेगा। आगे समझ? नहीं आया? तिरछा को याद रखना बस। क्लियर हुआ? 2 जगह हो तो क्या? अब अगला लिखेगा 3 जगत वर्गीकरण।
अब देखिएगा कितना जगत कहता है भाई, 3 जगत। 3 जगत मतलब क्या कहता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कहता है भाई, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 जगत। तो 3 जगत में देखिएगा पहला कौन आया होगा, मोनेरा। दूसरा कौन आया आपका, प्लांटी। और तीसरा क्या था आपका, एनिमिलिया। आया समझ, 3 जगत में हुआ। पहला सॉरी, पहला एक मिनट, पहला होगा आपका मोनेरा। हाँ मोनेरा ही तो आएगा सर, पहला प्रोटिस्टा आएगा। पहला होगा आपका प्रोटिस्टा, दूसरा होगा आपका प्लांटी और तीसरा कौन है आपका एनिमिलिया। क्लियर हुआ, मतलब तीसरा नंबर का आपका कौन होगा, प्रोटिस्टा होगा। पहला नंबर का प्लांट, दूसरा नंबर का एनिमिलिया और तीसरा नंबर का कौन होगा आपका प्रोटिस्टा। ये जो 3 जगत को देने का श्रेय जाता है वो अर्नस्ट हैकल को जाता है। अगर आपसे पूछा 3 जगत वर्गीकरण को किसने दिया था, तो किसने दिया था आपका, अर्नस्ट हैकल ने। इसमें पहला कौन था आपका, प्रोटिस्टा। दूसरा कौन है आपका, प्लांटी। चौथा कौन है, तीसरा कौन है आपका, एनिमिलिया। लेकिन अगर उत्पत्ति पूछा, 3 जगत में तो एक ही होगा, लेकिन उत्पत्ति पूछा तो पहला कौन है आपका, प्लांटी। दूसरा आपका एनिमिलिया, तीसरा कौन होगा आपका, प्रोटिस्टा। उत्पत्ति पूछा तब, अगर पूछा तीसरे नंबर पे कौन सा जगत आया, प्रोटिस्टा। क्लियर हुआ, आ गया समझ यार। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे पहला तो प्लांट, दूसरा एनिमिलिया, तीसरा कौन है आपका, प्रोटिस्टा। तो 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था पूछा तो अब देखिए प्रोटिस्टा बस को अलग किया। अब पूछेगा मोनेरा और फंजाई किसमें आया, अर्नस्ट हैकल द्वारा। प्लांट में ही, सब प्लांट में रहेगा। जो जंतु में है सिर्फ वही जंतु रहेगा। यहाँ से अलग खींच दिया किसको, प्रोटिस्टा। आया समझ यहाँ तक। अगला लिखेगा 4 जगत वर्गीकरण। तो यहाँ पे मतलब दो बताइए से उत्पत्ति के आधार पे प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा है ना, और एक और जो क्रम है इधर पहले समझ लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा, उत्पत्ति अगर जैसे पूछा आपसे 3 जगत वर्गीकरण को किसने दिया, तो किसने दिया था आपका, अर्नस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था भाई आपका, अर्नस्ट हैकल ने दिया। क्लियर हुआ। अर्नस्ट हैकल ने पहला किसको बताया, पहला प्लांटी है, दूसरा क्या है आपका, एनिमिलिया है, तीसरा क्या है आपका, प्रोटिस्टा। लेकिन हमेशा पहले रखा जाता है प्रोटिस्टा। आ गया समझ यहाँ तक। उत्पत्ति पूछेगा, तीसरा उत्पत्ति किसका हुआ है, प्रोटिस्टा। आ गया समझ। पूछा अर्नस्ट हैकल ने कौन सा 3 जगत को दिया था, तो पहला प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी और तीसरा एनिमिलिया। आया समझ, नहीं आया। उत्पत्ति के आधार पूछेगा तो ऐसे बताइए। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर ऐसे यस सर। नहीं आया समझ, क्योंकि पहला प्लांट आया था। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, पक्का। अगला लिखेगा 4 जगत वर्गीकरण। अब अगला लिखेंगे क्या, 4 जगत वर्गीकरण। इधर देखिएगा, अब कौन सी वर्गीकरण कहता है, 4 जगत, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 जो जगत को देने का श्रेय जाता है वो जाता है आपका कोपलैंड नामक वैज्ञानिक को जाता है। कोपलैंड, KOPLAND, कोपलैंड। जिन्हें कितना जगत को दिया था, 4 जगत का। क्लियर हुआ। पहला आपका दिया मोनेरा, फिर बोलोगे सर इसको पहला मोनेरा लिख रहे हो। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी और चौथा एनिमिलिया। क्लियर हुआ। पहला क्या था आपका, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी और चौथा एनिमिलिया। मतलब 4 जगत वर्गीकरण को देने का श्रेय किसको जाता है, तो कोपलैंड नामक वैज्ञानिक।
क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन पूछा कोपलैंड ने पहला किसको माना? किसको माना? मोरेरा को। पहले मोरेरा को, दूसरा प्रोटिस्टा को, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमिलिया। यही पास पूछ दिया अर्नस्ट हैकर ने पहला किसको माना? प्रोटिस्टा। दूसरा किसको माना था? तीसरा किसको माना? कंफ्यूज नहीं होना, नहीं आया समझ? पूछ दिया यहाँ पास है कि सबसे पहले मोरेरा को कौन सा नामक वैज्ञानिक ने बताया था? क्लियर हुआ है तक के? अरे नहीं आप क्लियर हुआ? अब अगला लिखेगा 5 जगत वर्गीकरण। अब मैं आपसे पूछा कि चलिए बताइएगा कोपलैंड ने फंजाई को किसमें रखा? प्लांट में ही रखा था। क्लियर? जो छूट रहा है वो सब पौधा का है, नहीं जो सब नए बन रहा है वो नए जाति का। क्लियर हुआ तक के? अब लिखेगा 5 जगत वर्गीकरण। R.H. विटकर, ये देखिएगा अब लिखेंगे 5 जगत किंगडम या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इधर देखिएगा। अब देखते हैं कौन सी जगह देखते हैं भैया? 5 किंगडम। 5 जगह या 5 किंगडम किसने दिया था? बताया था मैं आप लोग को, R.H. विटकर नामक साइंटिस्ट ने। कितने जगत में बांटा? 5। पहला क्या था आपका? मोनेरा। सेकंड क्या था आपका? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन था आपका? फंजाई। चौथा कौन था आपका? प्लांटी। और 5वां कौन है आपका? एनिमिलिया। ये 5 ऐसा जगत है जिसको R.H. विटकर ने दिया था और सबसे अधिक मात्रा में इसी को मान्यता प्राप्त हुआ और सबसे अधिक मात्रा में इसी का सेलेक्ट हुआ। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? अब क्वेश्चन पूछता है कि R.H. विटकर ने किसको दिया था? किसको दिया था? कौन सा जगत को दिया था? कौन सी जगह? फंजाई को। और 5वां में कौन था आपका? तो एनिमिलिया। पहला पे कौन था? दूसरा पे प्रोटिस्टा, तीसरा पे चौथा, 5वां एनिमिलिया। अब अगर पूछा R.H. विटकर ने कौन सा जगत में किसको ऐड किया तो कौन सा है उसका? फंजाई। क्लियर हुआ? आ गया समझ? ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आ रहे समझ यार? ये आपका क्या हो गया? 5 जगत का वर्गीकरण। अब इसी का ही क्यों मान्य हुआ? कुछ तो रीजन होगा। भैया शादी करने जाओगे तो सुंदर दिखेगी तभी तो शादी करोगे, नहीं आया समझ? तो उसका कुछ तो करेक्टर देखेंगे तब तो, कि नौकरी में तो तुरंत शादी कर ली, आजकल तो वही हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पास कहता है कि जब R.H. विटकर ने जब क्लासिफिकेशन किया तो उसके रंग, रूप, साइज से बिहेवियर सबको देखा, तो केवल उन्होंने 5 करेक्टर को देखा। कितना करेक्टर को देखा? 5 करेक्टर को। तो पहला करेक्टर क्या था देखिएगा, मिटा दो इसको। मतलब R.H. विटकर के केवल 5 लक्षण, मतलब 5 लक्षण को लेकर क्या किया था उन्होंने? 5 जगह वर्गीकरण को दिया था। पहला, किसी भी सेल का क्या देखा उन्होंने? स्ट्रक्चर मतलब संरचना। क्लियर हुआ है तक के? पहले किसको बेस माना था? संरचना को। क्लियर हुआ? पहले संरचना देख लिया तो वो संरचना कैसे बना है, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या माना था उन्होंने? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। पहले संरचना को माना, फिर वो जो संरचना बना होगा तो वो कौन कौन गठन से मिलके बना होता, तो दूसरा किसको माना उन्होंने? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को माना। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तीसरा उन्होंने क्या देखा? उसका न्यूट्रिशन देखा। न्यूट्रिशन मतलब पोषण।
और चौथा उन्होंने क्या देखा उसका रिप्रोडक्शन देखा, और पांचवा क्या देखा उन्होंने लोकोमोशन, या उसी को क्या कहते हैं भाई अपन जाति वृत्ति या फाइलोजेनेटिक बोल देते हैं। लोकोमोशन आप देखिए फाइलोजेनेटिक लिखिएगा, फाइलोजेनेटिक जाति वृत्ति उत्पत्ति के आधार पर, इधर ध्यान से समझिएगा। इसी 5 को बेस मानना, इसे बार बार क्वेश्चन बनता है कि R.H. विटकर ने किसको बेस नहीं माना था, वो है तो केंद्रक। केंद्रक के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ तक क्या? इधर देखिएगा, पहला देखिएगा, पहला क्या कहता है आपका स्ट्रक्चर, मतलब संरचना। कोई जैसे ये है और कोई ऐसा है, ठीक, कोई ऐसा है और कोई ऐसा है, नहीं है समझ यार? अभी किसका क्लास है? मनीष नहीं आगे तो इसको लॉक कर देना गुरुदेव, ऐसे रखना बस। चाबी चाबी मैं बना दूंगा। पांच जगत वर्गीकरण किसको श्रेय जाता है आपका? R.H. विटकर। पहला उन्होंने क्या देखा? स्ट्रक्चर, मतलब उसकी संरचना। जैसे एक कोशिका है तो उसको प्रोकैरियोटिक में डाल दिया, मल्टीसेलुलर है तो उसको यूकैरियोटिक में डाल दिया। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद उसका गठन देखा कि कौन कौन सा गठन है, इसके शरीर में कोशिका अंग है, इसके शरीर में कोशिका अंग नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? उसकी गठन। मतलब प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गन क्या रहता है? एब्सेंट, और यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गन क्या रहता है आपका? प्रेजेंट। तो उसके आधार पर गठन हुआ। तीसरा कहता है उसके न्यूट्रिशन, भोजन के आधार पर। किसके आधार पर? भोजन, मतलब पोषण के आधार पर। ये बताइए भोजन क्यों करते हो? किसके लिए करते हो भोजन? जिंदा रहने के लिए, शरीर के लिए नहीं। क्लियर है? कोई भी जीव पोषण सिर्फ इसलिए करता है कि वो जीव आगे चल के सरवाइव करे, जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं खाता। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? जैसे हम देखो सुबह 9 बजे से खाएं, मतलब वही पोहा। क्लियर हुआ? तो जिंदा रहने के लिए। नहीं आया समझ? मतलब देखिए पहला समझ आ गया न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे सबको पता है, जैसे कि आपको पता है, पहला कोई भी जीव क्या हो सकता है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी। ठीक। दूसरा क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब विषमपोषी। क्लियर हुआ? तीसरा पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी। क्लियर हुआ? ये भी पर्ज भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो एक्जोपैरासाइट होगा और दूसरा एंडोपैरासाइट होगा। क्लियर हुआ? अगला होता है सेप्रोफिटिक होगा। अगला क्या होगा? सेप्रोफिटिक होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? ठीक से देख नहीं रहा है। क्या बोले आप? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मतलब होता है मृतोपजीवी, और न्यूट्रिशन होता है आपका, और लिख लीजिएगा सिम्बायोसिस। ये क्या होता है आपका? ये न्यूट्रिशन होता है। क्लियर हुआ? तो न्यूट्रिशन का बेसिक बता देता हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? बताइए ना सर दो बार। हाँ बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, बोर्ड के बीचों बीच लिख दे रहे हैं, टेंशन मत लो। सर फाइलोजेनेटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ सॉरी, अभी बता रहे हैं। हाँ जाते अभी बताएंगे ना, अभी तो 3 में पहुंचे। पहला स्ट्रक्चर बता दिया, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, तीसरा क्या पढ़ा रहा हूं मैं अभी आप लोग को? न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के आधार पर। तो पहला पोषण क्या बताया मैं आप लोग को? ऑटोट्रॉफी। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन कौन सा जीव है जो ऑटोट्रॉफिक होता है? प्लांट्स। तो जितने भी जो प्लांट्स होगा, जो कौन सा कलर का रहेगा? ग्रीन कलर का। जितने भी प्लांट्स होगा वो सब क्या होगा? स्वपोषी होगा। तो बैक्टीरिया क्या होगा? बैक्टीरिया क्या होगा? अट्रे का दो। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, और सिम्बायोसिस होता है, तीनों होता है। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा, बैक्टीरिया तीनों क्रिया होता है। पहला स्वपोषी भी होगा,
क्योंकि उसमें क्लोरोफिल के जगह में क्लोरोबियम पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, किंतु वो ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि वो हाइड्रोजन और सल्फर के साथ क्रिया करता है। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा। बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी है, अपना भोजन तो बना लेता है लेकिन वो ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता। बैक्टीरिया, अगर वहीं पास एक शब्द आता है जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं नीलहरित शैवाल, जिसको कहते हैं और कहते हैं इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इधर समझिएगा इसको। पृथ्वी में पहली बार जो अगर जीव आया है जो ऑक्सीजन उत्पन्न किया है वो कौन सा जीव है, साइनोबैक्टीरिया। अगर पूछा पृथ्वी में पहली बार ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला कौन सा जीव है, तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरित शैवाल। आया? जब नील हरित शैवाल है तो वो जीव क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक। क्लियर हुआ? और नील हरित शैवाल में सिम्बायोसिस के भी क्रिया होता है, क्योंकि हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। वो आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो उसको। ठीक, तो पहला ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव कौन होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। किससे किससे मिलके बना होता है, तो दो चीजों से मिलके बना होता है, पहला जीवाणु और दूसरा एल्गी मतलब शैवाल। इन दोनों मिलके क्या बनाया अभी आपका नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। आया समझ? इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं बीजीए बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बीजीए। अगर आपसे पूछा पहली बार ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है, तो आपका बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कहते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? आ गया समझ? दूसरा कहता है हेट्रोट्रॉफी। तो आप कौन सा भोजन करते हो, हेट्रोट्रॉफी मतलब जो बनी हुई भोज्य पदार्थ के ऊपर हम पूर्ण रूप से क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। कि बना के खाती हो यार, ठीक, शायद आज हम बना के अगर खाते मतलब ऐसे लाइट में 1 घंटा खड़ा हो जाते और पेट भर जाता तो हमको ये दिन देखने को। क्लियर हुआ? हमको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहता, हम खुद अपना भोजन बना लेते। ये सब किसके लिए कर रहे हैं, पेट के लिए। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ है तक के? तो हम सब क्या होंगे आपका हेट्रोट्रॉफिक, विषमपोषी है, दूसरे जीवों के ऊपर हम क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। क्लियर हुआ तक के? दूसरा अगला क्या कहता है, पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स क्या होता है, परजीवी। परजीवी मतलब होता है जो दूसरे जीवों के ऊपर भोज्य पदार्थ क्या रहता है, आश्रित रहता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट। तो ये पैरासाइट भी अलग अलग प्रकार का होता है। कैसा होगा भाई, अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे देखिएगा आप लोग, इधर देखिएगा। अब पैरासाइट मीन्स क्या होता है, परजीवी। पैरासाइट मीन्स क्या होगा, परजीवी। इधर देखिएगा, जैसे परजीवी कितने प्रकार का होगा, एनिमल में 2 प्रकार के। किसमें पढ़ा रहे हैं अभी हम, जंतु में। जंतु में कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। पहला होता है बाह्य परजीवी। पहला कौन होगा, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी मतलब होता है एक्जोपैरासाइट। क्या होगा, एक्जोपैरासाइट। ठीक, दूसरा होता है अंतःपरजीवी, जो क्या होगा, एंडोपैरासाइट। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये देख रहे हो इसके बाल में कितना लीक जुहा और वो है, दिख रहा है, बहुत ज्यादा है कि नहीं है। तो जब शरीर के बाहर है और पूरे लूसी से भरा हुआ है तो वो कौन सा पैरासाइट होगा, क्लियर हुआ? नहीं है समझ? देखिए कितनी दुबली पतली है, इसके पेट में क्या है, एस्केरिस है। ठीक, तो ये कौन सा पैरासाइट होगा, क्लियर हुआ?
मतलब शरीर के जो बाहर है दांत खाद खुजली वो कौन सा पैरासाइट हुआ? एक्टो पैरासाइट। और शरीर के अंदर इसका एस्केरिस है फीता कृमि, तो वो कौन सा होगा? क्लियर हुआ? तो खटमल कौन सा पैरासाइट है? क्लियर हुआ? खटमल है घर में? रहता है भाई कहीं के घरों में। क्लियर है? जिसके घर में वो रहता है क्या बोलते हैं, खटिया जो रस्सी वाला रहता है ना, उसके घर में रहता है। देखो हाँ बोल रही है। क्लियर हुआ? अब क्या है, आप तो दहेज में सोफा देने लगे इसलिए नहीं रहता था, पहले तो खटिया मिलता था इसलिए रहता था। क्लियर हुआ यहाँ तक के? ये कौन सा होगा भाई आपका? पैरासाइट। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब दूसरा आप देखते हैं प्लांट का, देखते हैं ये किसका हो गया भाई आपका? जंतु का। अरे अब अभी तक के डाउट में है कि पैरासाइट कौन है? रक्त को चूसता है ना? हाँ तो परजीवी है यार, दूसरे जीव पर तो आश्रित रहता है, ब्लड को सकिंग करता है ना, तो पैरासाइट नहीं हुआ। एक्टो पैरासाइट है। अलग चीज होता है, क्या होता है? अरे भैया खटिया के बीच में जो रस्सी रहता है उसके बीच बीच में घुसरा रहता है, रात को कुट काटता है। ठीक आगे समझ, जो रक्त को सकिंग करता है वो कहलाता है पैरासाइट होगा। आया समझ? तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसी को खटमल बोलते हैं। मैं ठीक अरे सर मैं खटमल जो यार अलग है। देख लेना, सर्च करके देखना, इधर देखेगा, इधर देखिए। ये अभी तक के जंतु में देखे, अब देखते हैं प्लांट्स। किसमें देखते हैं भाई? प्लांट्स मतलब पादप में। तो पादप में भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार के क्या होता है भाई? पैरासाइट होता है। जैसे कि देखिएगा पादप में पहला होता है रूट पैरासाइट। पहला कौन सा पैरासाइट होगा? रूट पैरासाइट। तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प, दुनिया का सबसे बड़ा क्या होता है? फ्लावर। कौन सा फ्लावर है? रैफ्लेसिया। वो कौन सा पैरासाइट है? तो रूट पैरासाइट। क्लियर हुआ? मतलब रूट पैरासाइट में कौन होगा आपका? रैफ्लेसिया। कितना किलो का रहता है पुष्प? 7। चढ़ जाओगे कुछ नहीं होगा। ठीक, और किस जगह पे रहता है? दलदल जगह पे। और सबसे ज्यादा बदबूदार होता है। सबसे ज्यादा बदबू देने वाला पुष्प अगर है दुनिया पे तो वो कौन है? तो रैफ्लेसिया। बोलते ना कीचड़ में खिलता है लेकिन अच्छा दिखता है। ठीक, तो वैसी रैफ्लेसिया है, दिखने में एकदम अट्रैक्टिव है लेकिन सूंघोगे तो बदबूदार है। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं सर रूट पैरासाइट को? जड़ परजीवी। जड़ परजीवी। रूट मतलब क्या होगा? जड़, और पैरासाइट मतलब परजीवी यार। क्लियर हुआ है तक के? आगे बढ़े। अब जड़ में तो हो गया, अब अगला होता है क्या होता है? स्टेम पैरासाइट। क्या होगा? स्टेम पैरासाइट। घर में लड़का हुआ है, ठीक, और लड़का को क्या है? पिलिया है। क्या है? पिलिया है। तो क्या चीज लेके आओगे बाहर से? अमरबेल। ठीक, तो रूट पैरासाइट किसका एग्जांपल होगा आपका? अमरबेल का, जिसको कहते हैं कस्कूटा। अमरबेल। क्लियर हुआ? तो भाई समझ के नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? तो स्टेम पैरासाइट में कौन होगा भाई आपका? कस्कूटा, जिसको बोलते हैं अमरबेल। क्लियर हुआ? आ गया समझ? और लिख लो ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब होता है अल्प परजीवी। लिखिएगा ऑब्लिगेट में अल्प परजीवी। अल्प परजीवी इसको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट में लिखिए आप लोग अल्प परजीवी, कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो उसमें लिखिए आर्किड। ठीक, आर्किड लिख लिए। ठीक है, कितने लोग रतनपुर गए हो? अकेले गए कि जोड़ी में गए हो? आप जोड़ी में गए होंगे। इधर देखिएगा, इधर देखिए, ये आम का पेड़ है या कोई भी पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का पेड़ या कोई भी एक पेड़ है।
ठीक, इसके ऊपर ऐसे पत्ती निकला रहता है, गौर करिएगा ऐसे, और ऐसे इसका जड़ निकला रहता है, मतलब वो दूसरे पौधे के ऊपर क्या रहता है, आश्रित रहता है, और वहीं से वो पौधा अपना क्या करता है, ग्रोथ करता, तब उसे क्या कहेंगे, अल्पपरजीवी। जैसे अभी आप लोग नाम दे कोचिंग कुछ दिनों के लिए आओगे, चल दोगे, क्या हुआ, अल्पपरजीवी हो, नहीं आया समझ, मतलब अल्पपरजीवी मतलब सिर्फ यहाँ सहारा लिए हो, लेकिन यहाँ से भोजन नहीं कर रहे हो। लिखिए वही पास नोट करके देखिएगा, आर्किड के रूट में बेला मेन पाया जाता है, देखिएगा आर्किड के रूट में बेला मेन पाया जाता है, आर्किड के रूट में बेला मेन पाया जाता है, जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को और जल को अवशोषण करता है, जो वातावरण में उपस्थित जल और ऑक्सीजन को अवशोषण करता है, जिससे अपना भोजन स्वयं बनाता है। जल के बाद क्या बोले सर? जल और ऑक्सीजन को अवशोषण करता है, जिससे अपना भोजन स्वयं बनाता है, किंतु रहने के लिए, आवास के लिए दूसरे पौधे के ऊपर अल्पपरजीवी के रूप में होता है, दूसरे पौधे के ऊपर अल्पपरजीवी के रूप में होता है। और एक एग्जाम्पल होता है चंदन वंदन, बहुत सारा फैकल्टी पैरासाइट, ये पैरासाइट, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, जो काम का उसी बता दिया था। लिख लो, दुनिया का सबसे छोटा बीज कौन सा बीज होता है, आर्किड का बीज। हो गया, आगे बढ़िए। अभी तक हम क्या पढ़े हैं, पैरासाइट। अगला देखते हैं सैप्रोफिटिक। अगला कौन सा होगा भाई आपका, सैप्रोफिटिक। सर कौन सा बीज सबसे छोटा बताए? आर्किड का बीज यार, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। अच्छा बायो वाले हो सवा? यस सर। सर हाँ जी, जैसे बहुत सारे पुराने पेड़ उड़ रहते हैं, उसमें छोटा छोटा प्लांट ऐसे अपने आप वो जम जाता है, तो वो भी सर इसी में आएंगे? नहीं। वो अलग है, वो इंसेक्ट लेके, जैसे आम के पेड़ में नीम ग्रोथ कर रहा है, वो अलग है, वो तो वो आवास के लिए वहां से अपना वो ग्रोथ कर दिया, वो नहीं होता। मतलब अलग से उसकी दीवार पे चिपकता है, सिर्फ उसे सहारा लेता है, सहारा बस लेता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका फैकल्टी पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्लियर हुआ यार? जैसे आपको पता है गिलोय का प्लांट, गिलोय अभी हर कोई खाया होगी, जो घर में ज्यादा खा दिया होगा उसका लीवर डैमेज हो गया होगा, ठीक, ज्यादा खाने से डैमेज करता है लीवर को, क्लियर है, इसलिए ज्यादा गिलोय को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी तो बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा ही खाते जाओगे तो इम्यूनिटी को क्या करेगा, वो कमजोर भी कर देता है। गिलो क्या है? गिलोय एक प्लांट्स अभी कोरोना काल में सबसे अधिक मात्रा में गिलोय का उपयोग किए होंगे, जिसको बॉटनिकल बोलते हैं टिनोस्पोरा, ठीक, क्या कहते हैं, टिनोस्पोरा। गिलोय का प्लांट तभी मतलब अच्छा मात्रा में ग्रो करता है और एनर्जेटिक देता है जब वो नीम के पेड़ में रहता है तब, ठीक। सरल शब्द में क्या बोलते हैं? गिलोय बोलते हैं, बावन बुटी क्या बुटी बोलते हैं उसको ला देना यार, टिनोस्पोरा, ठीक, तो गिलोय है, तो वो मतलब दूसरे पौधे पर सहारा के लिए बस चढ़ता, ठीक, सहारा के लिए, लेकिन नीम के जैसे गिलोय अपना स्टेम से वो निकालता है, स्टेम हेयर निकालता है, वो इसके अंदर डाल देता है, वो नीम के अंदर में डाल देता है, तो नीम के रस को भी अंदर लेता है, इस कारण वो टिनोस्पोरा पौधा क्या होता है, ज्यादा इम्यूनिटी होता है। आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ तक के? कोई डाउट कहीं पर? ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि उससे एंटीबायोटिक मतलब ज्यादा नींद मार करता था। क्लियर हुआ तक के? अगला होता है सैप्रोफिटिक। अगला क्या कहता है भैया आपका, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी, मतलब जो सड़े गड़े भोज्य पदार्थ से अपना जो जीवन यापन करता है, भोजन लेता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, सैप्रोफिटिक। मतलब सड़े गले जीवों से भोज्य पदार्थ अपना क्या करता है, वो ग्रहण करता है, तब ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी। जैसे कि आपका क्या होता है,
कवक। ठीक, दूसरा क्या होता है आपका जीवाणु। ये सब क्या है? सेप्रोफिटिक है, सड़े गले मृत पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है। क्लियर हुआ था क्या? अगला होता है आपका सिम्बायोसिस। अगला क्या होगा? सिम्बायोसिस मतलब सहजीवी। सेप्रोफिटिक को हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी ना यार। अगला होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब होता है आपका सहजीवी। इसको अच्छे से लिखना, ये काम का है। ठीक, ये क्या है? काम का। इसे एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। ठीक, तो हम पिछले बार भी बोल रहे थे आएगा मतलब आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, आ गया है स्टेट में। सर वो फिर वाला आएगा, हम बता देते हैं। कवक जो था ना वो वाला आया था टेट में। अच्छा, सेप्रोफिटिक हाँ, हमको नहीं पता कौन आया था, लेकिन आया था। इस बार भी आएगा मतलब आएगा। ठीक, अब क्यों आएगा उसको बता देंगे हम जब एग्जाम रहेगा, एक हफ्ता पहले। ठीक, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या कहता है भाई आपका सिम्बायोसिस। मैं 3-4 नाम लिखवा रहा हूँ, उसमें से एक को पढ़ ही लेना। ठीक, सिम्बायोसिस मतलब क्या कहता है भाई आपका सहजीवी, जहाँ दो जीव एक साथ रह के जीवन यापन करें और जिससे दोनों जीवों को प्रॉफिट होगा, तभी वो जीव क्या कहलाएगा? सहजीवी। आप और हम दोनों सहजीवी तो हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रह रहे, इस कारण हम लोग सहजीवी नहीं। आया कुछ समझ? हाँ, मैडम और हम, हाँ मैडम और हम दोनों सहजीवी, क्योंकि हमको दोनों से प्रॉफिट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। ठीक, वो हमारा सहजीवी हुआ। क्लियर? मतलब जहाँ दो जीव के जीवन यापन करे और दोनों जीवों को प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा? सहजीवी। जैसे हम, हमारी मिसेस, ठीक है, हम शादीशुदा हैं भाई, ठीक? एक बच्चा भी है। ठीक, मतलब क्या होता है? ये सहजीवी है। क्लियर हुआ तक? उसी प्रकार से एग्जाम्पल होता है इसका लाइकेन। क्या कहता है भाई आपका? लाइकेन क्या है? सहजीवी। क्यों सहजीवी है लाइकेन? इधर समझिएगा, क्योंकि जो लाइकेन होता है, क्या होता है भाई आपका? लाइकेन वो दो चीजों से बन के बना होता है। पहला क्या है आपका? कवक और फंजाई, और दूसरा है आपका शैवाल। मतलब इसको कहते हैं अपन फंजाई और इसको कहते हैं अपन एल्गी। ये दोनों जीव एक साथ रह के अपना जीवन यापन करता है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं भाई? अपन सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझ आता के? तो पहला एग्जांपल कौन होगा आपका? लाइकेन। अब आपसे पूछा मिट्टी का निर्माण कौन करता है? लाइकेन। लिख लीजिएगा, मिट्टी का निर्माण कौन करता है? तो लाइकेन। लिख लिए? क्लियर? दूसरा और लिखिए इसी में। लाइकेन कैसे करता होगा? अभी बोला ना, लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर लाइकेन का निर्माण करता है। ठीक, आ गया समझ? और लाइकेन अच्छा उदाहरण है किसका? सिम्बायोसिस का। क्लियर हुआ? मिट्टी का निर्माण कौन करता है? तो लाइकेन करता है। कौन करेगा? लाइकेन। तो जिस जगह पे गंदगी होगा, अरे सुन लीजिएगा, जिस जगह पे गंदगी होगा उस जगह पे कभी भी लाइकेन ग्रोथ नहीं करता। ठीक, मतलब लिखिएगा, लाइकेन एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर है, मतलब वायु प्रदूषक का सूचक है। लिखिएगा, लाइकेन एयर पॉल्यूटेंट का इंडिकेटर है, वायु प्रदूषक का सूचक है। बाजार से है ना। अभी कहाँ रहता है? अरे फोटो बनवाते हो, हमारे वो वाला थे। हाँ ठीक है, तो हमारा वाला फोटो बनाओ। अरे वो दादी की पूछ है। हाँ बेटा, अंदर देखी, गाड़ी वो ले ली उल्टा। ठीक, इधर देखिए। पहला लिखे लाइकेन यहाँ। पहले क्या बताया मैं? मिट्टी का निर्माण करता है। दूसरा क्या बताया मैं आप लोग को? एयर पॉल्यूटेंट का इंडिकेटर होता है, मतलब वायु प्रदूषण का सूचक। जिस जगह पे लाइकेन होगा उस जगह पे गंदगी नहीं होगा। ये समझ गए? आगे समझ आ सके? पहला एग्जांपल कौन है आपका? लाइकेन। दूसरा एग्जांपल है आप लोग का मटर के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? गुड।
राइजोबियम। तो ये भी क्या होगा आपका सिम्बायोसिस। क्या होगा भाई आपका सिम्बायोसिस। क्लियर हुआ? आ गया समझ यहाँ तक के? मतलब राइजोबियम जीवाणु किसके जड़ में पाया जाता है? तो मटर के जड़ में। किस रूप में काम करता है? तो सिम्बायोसिस। तो चना के जड़ में कौन सा जीवाणु? तो लिखो एक शब्द, दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता। नहीं तो पाठ में सबको नहीं पढ़ा। दलहनी पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या काम करता है भाई आपका सिम्बायोसिस। क्लियर हुआ? और नाइट्रोजन का क्या करता है? वो फिक्सेशन। क्लियर हुआ? हो गया? लिख लिए। अगला तीसरा और लिखिए। अब इस चीज का ना यार, इसे मैं 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 5 में से एक ठो आएगा, पाइनस का हो सकता है या साइकस वाला। ठीक? इधर देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल होता है आपका कि पाइनस के, और पाइनस क्या है? उच्च वर्गीय पौधा है। कौन सा पौधा है? उच्च वर्गीय पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? माइकोराइजा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइकोराइजा, जिसको कहते हैं कवक मूल, जो क्या काम करता है? तो सिम्बायोसिस। देखिएगा, पाइनस क्या है? उच्च वर्गीय पौधा है, जिसके जड़ में क्या पाया जाता है? माइकोराइजा, जो क्या काम करता है? तो आपका सिम्बायोसिस। अब पूछोगे कि बिलासपुर में या छत्तीसगढ़ में पाइनस का पौधा क्यों वृद्धि नहीं करता? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में क्या नहीं है? माइकोराइजा। इस कारण यहाँ पौधे वृद्धि नहीं करता। हिमालय साइड में होता है क्या? कहाँ? हिमालय साइड में? हाँ दीप्ति राठौर, हाँ हिमालय, जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहां पूरे पाइनस का ही प्लांट मिलेगा आपको। ठीक है, शादी के बाद जरूर चल देना। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब ये कहाँ होता है भाई आपका? जहां पास क्या होता है? उच्च वर्गीय, मतलब जहां पास क्या होता है? जहां मॉइस्चर बना रहता है, जहां पास की मिट्टी में भुरभुरा मिट्टी होता है, उसी भुरभुरे मिट्टी में क्या पाया जाता है? आपका माइकोराइजा पाया जाता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ यहाँ तक? चौथा और देख लीजिएगा, साइकस के जड़ में, लिखिएगा, साइकस के कोरेलाइड जड़ में, कौन से जड़ में? कोरेलाइड। साइकस के कोरेलाइड जड़ में क्या पाया जाता है? नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना पाया जाता है, या इसी को कह देते हैं बीजीए। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। लिखिएगा, कोलेराइट कहते हैं कि कोरेलाइट बोलते हैं सर? कोरेलाइट तो बोलते हैं, COLL होता है, कोलेराइट टाइप का? कोरेलाइट बोलते हैं। क्या होता है? जड़ है, अदरक के समान दिखाई देता है। बड़े बड़े होटल में जाओगे, जैसी बड़े होटल में जाते हैं तो सामने एक ठो बड़ा सा पौधा मिलता है ताज के समान। वो ताज के समान जो हरा भरा दिखेगा, समझ जाना वो साइकस है। क्लियर हुआ? गमले में लगा रहता है या बिना गमले में लगा रहता है, उसके जड़ को ऐसे जाके देखोगे तो अदरक के समान दिखेगा, छोटा छोटा। क्लियर हुआ? वो कोरेलाइट रूट, जिसमें क्या पाया जाता है? नॉस्टॉक और एनाबिना, जो किस काम करता है? तो सहजीवी के लिए। सर ये नॉस्टॉक और जो एनाबिना है धान के में पाया जाता है। हाँ, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो करता है। क्लियर हुआ? एजोला अधिक मात्रा में मिलता है, जो ट्री फ्लोटिंग प्लांट है, वो बताएंगे आप उसको भी? सर लाइकेन मतलब कवक का सवाल से मिलकर बना रहता है, ऐसे माइकोराइजा भी तो रहता है सर? माइकोराइजा बताया ना, पाइना, ये देखिए पाइनस के एक पौधा और आपका कवक मूल दोनों मिलकर बना है, तभी तो सच भी हुआ। क्लियर हुआ यार? आ गया समझ? अगला लिखिए एक और एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल है, अच्छे से पढ़ लेना इसको भी। ठीक, अगला कहता है आपका कि एंथोसिरास। क्या कहता है भाई आपका?
इधर देखिएगा, कहता है एंथोसिरास थाइलस के अंदर, मतलब एंथोसिरास के थाइलस के अंदर किसकी कॉलोनी पाई जाती है? नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है, जो किस रूप में काम करता है? तो सहजीवी के रूप में। क्लियर हुआ है तक के? आ गया समझ? तो ये क्या हो गया आपका? न्यूट्रिशन। अब चौथा लिखिएगा रिप्रोडक्शन। चौथा क्या कहता है भाई आपका? एंथोसिरास मतलब एक प्रकार के ब्रायोफाइटा है, एक प्रकार के क्या है? ये ब्रायोफाइटा पौधा है, जिसको ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है पादप जगत का। ठीक है, प्लांट बॉडी का क्या कहा जाता है? इसको एम्फीबियंस कहा जाता है, जिसको हम उभयचर कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है आपका? एंथोसिरास, जिसके थैलस के अंदर क्या पाया जाता है आपका? नॉस्टॉक की कॉलोनी पाया जाता है। और पूछा पादप जगत को उभयचर किसे कहते हैं? तो क्लियर। और पादप जगत का जोकर कर दिए तो और प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक बोल दिया तो यूग्लिना। हाँ, इधर देखिए, पहले आराम से सुन लो, लिख लो भाई। हाँ जी बोलिए। सर जो लाइन लिखा है ये क्या होता है? नॉनस्टॉप कहाँ पर है? ये लिखा है क्या? बस थोड़ा आओ लिखिएगा यहाँ पास, एंथोसिरास के सुकाय के अंदर, सुकाय मतलब थाइलस, सुकाय के अंदर क्या पाया जाता है? नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है, जो किस काम में करता है? तो सहजीवी रूप में काम करता है। क्लियर हुआ तक के? अब बताया मैं ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर। इसलिए बताया क्योंकि एंथोसिरास शब्द आया तब बताया। क्लियर हुआ? अब लिखना है तो लिख लो भाई, आप बोल रहे तो लिखिएगा पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। पीपीएलओ, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या उसी को बोलते हैं एमएलपी। अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, जब सेल में पढ़ाऊंगा तो ठीक। दूसरा एक शब्द और बोला था मैं, जंतु और पादप दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक, यूग्लिना। जैसे छक्का है ना यार, मतलब दोनों का है ना, प्लांट का है ना, वो एनिमल का है। ठीक है, यूग्लिना। हंसो मत, लेकिन छक्का पैदा करने वाले ही नर रहता। ठीक नहीं है समझ? और आने वाले 20 साल में हर एक घर में थर्ड जेंडर पैदा होगा। क्लियर हुआ यार? हो गया? आगे बढ़िए। अब अगला देखते हैं। अब क्या हुआ भाई आपका? ये हो गया आपका न्यूट्रिशन। अब अगला लिखिएगा रिप्रोडक्शन। इधर देखिएगा। ठीक, अगला क्या कहता है भाई आपका? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या कहता है भाई आपका? प्रजनन। तो प्रजनन मैं पहले बता दिया था कि सभी जीवों में जो प्रजनन होती है वो अलग अलग प्रकार का होता है। किसी में होता है वर्धी प्रजनन, मतलब उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसी में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किसी में क्या होता है भाई आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वर्धी प्रजनन भी अलग अलग प्रकार का होगा। वर्धी मतलब इसको कहते हैं वर्धीय, इसको काइन बोलते हैं क्या सर? अभी समझा रहा हूं मैं। अलैंगिक और इसको लैंगिक कहा। हो गया? बताया? ध्यान से सुनिएगा भैया। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? वर्धी प्रजनन। तो आजकल पता है वर्धी प्रजनन भी दो प्रकार का होने लगा है। एक तो नेचुरल होने लगा है और दूसरा आर्टिफिशियल।
तो नेचुरल मतलब प्रकृति में जो पहले से विद्यमान है, जो अपने आप गिर कर नया थलस का निर्माण कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? वर्धी प्रजनन। और जहां मनुष्य के द्वारा हो रहा है वो कौन सा होगा? वर्धी प्रजनन। देखिए उसकी बाड़ी से गुलाब का पौधा तोड़ के लाती हो और पौधा को काट के लगा देते हो, तो ये क्या कहलाया? आर्टिफिशियल मतलब वर्धी प्रजनन। आरेख नहीं आ रहा है? नहीं है, वो भी दो प्रकार का हुआ। जीमी कांदा है घर में, जीमी कांदा को उसका गिर गया, वहीं पास ग्रोथ कर लिया, तो वो कौन सा हुआ? वर्धी प्रजनन, जो नेचुरल हुआ। सर हाइब्रिड भी इसमें आएगा ना, जो इंजेक्शन से अरे जो मनुष्य द्वारा होगा वो हमेशा हाइब्रिड है। क्लियर हुआ? जैसे आप हम क्या पैदा हुए हैं? नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन हम लोग क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए, क्योंकि भाई हम तो हाइब्रिड पैदा हुए हैं ना। मम्मी अलग घर से, पापा अलग घर से, तभी तो हाइब्रिड हुए हैं। भाई बहन होते तो प्योर होते थे। नहीं है समझ? आगे बताइए, टेंशन मत लो। वर्धी प्रजनन मतलब समझ आ गया? मतलब क्या होता है? पौधे के कोई भी एक भाग से नए अंग का या नए जीवों का निर्माण होगा, वो क्या कहलाएगा? वर्धी प्रजनन। केवल पौधे के पुष्पी भाग को छोड़कर, क्योंकि पौधे के पुष्प भाग में क्या रहता है? मेल और फीमेल। उस भाग को छोड़ दो, बाकी कोई भी भाग से नए अंग का निर्माण हुआ, नए पौधे का निर्माण होगा, तो वो कौन सा होगा? क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? आ गया यार? सर एक बार और बताओ ना सर, एक बार। हाँ, हर वहाँ पर इधर थोड़ा होता है तो ध्यान तो क्यों भटकाती हुई दिखती? सर, कोई भी बात करने आ जाते हैं। और सबको भगा दो क्लास से, मतलब रूम से। तो मैं बोला ना, जीवन में अगर नौकरी पाना है, हाँ सर, पता है क्या करेंगे। जीवन में नौकरी पाना है तो सिर्फ 3 चीज को छोड़ना है। पहला, अगर ये लड़का है तो पहली लड़की को छोड़ देना, और दूसरा मोबाइल को छोड़ देना। ठीक? तो नौकरी 6 महीना में लग जाएगा। आ गया समझ? अगर वो लड़की है तो इधर लड़का को छोड़ दो और मोबाइल को, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे को बिगाड़ते हैं। इसलिए जीवन का सार है, जीवन का सार है। अगर खेलना है, पढ़ना है, तो हमेशा दिल के साथ पढ़ाई करो। अगर खेलना है इसके साथ, तो दिमाग के साथ। नहीं है समझ? अगर आपको पढ़ना है तो दिल लगा के पढ़िए। क्लियर हुआ? जिस दिन इसको समझ गया जीएफ है, उस दिन ये मिल गई, और जिस दिन नहीं अगर समझे, उस दिन नहीं मिलेगी। इसलिए मैं पढ़ने बोल रहा हूँ, अगर पढ़ना है आपको तो